नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को आखिरकार लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। उनके खिलाफ लोकसभा में पेश एथिक्स पैनल की रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया। इस पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा, पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए। विपक्ष ने एथिक्स पैनल की रिपोर्ट की चिंताओं को दूर करने की मांग की थी। इसका कहना था कि एथिक्स पैनल की रिपोर्ट में खामियां हैं। इस कार्रवाई के बाद संसद के बाहर महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो किसी भी नकदी का और ना ही किसी गिफ्ट का कोई सबूत है। उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज की चर्चा में महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया। महुआ को बोलने की अनुमति देने की मांग की गई और कहा गया कि किसी भी आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए एक आरोपी का अधिकार है। लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कंगारू कोर्ट में जो कुछ हुआ वो बताता है कि अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर सकती है। महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं 49 साल की हूँ और मैं अगले 30 साल तक संसद के अंदर और बाहर आपके खिलाफ संघर्ष करूंगी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा है कि मेरी जुबान बंद कर वो अडानी मुद्दे से पीछा छुड़ा लेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को सिर्फ ये दिखाया है कि मानक प्रक्रिया में जितनी जल्दबाजी दिखाई गई उससे यही पता चलता है कि अडानी आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और एक अकेली महिला सांसद को परेशान करने और चुप कराने के लिए आप कितनी दूर तक जाएंगे। चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि स्वाभाविक है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी की नेता ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये 2-3 महीने कोई मायने नहीं रखता। महुआ बाहर से अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखेंगे। हम उनके साथ हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। ममता ने कहा कि संसद की कार्यवाही के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ध्वनि वोट का मतलब है पास पास पास। ये लोकतंत्र को बाईपास करना है। उन्होंने कहा ये बीजेपी के लोकतंत्र खत्म करने की राजनीति है। 495 पेज की रिपोर्ट को पढ़ने तक के लिए समय नहीं दिया गया। महुआ को अपना पक्ष रखने तक नहीं दिया गया। लोग बीजेपी को करारा जवाब देंगे। राजनीतिक रूप से हम लड़ेंगे। अगले चुनाव में उनकी करारी हार होगी। महुआ और मजबूत होकर उभरेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने महुआ मोइत्रा को निष्कासित होने के बाद ट्वीट कर कहा है कि क्या वह है इतना प्रचंड बहुमत लेकर बैठी हुई मोदी सरकार महुआ मोइत्रा को 10 मिनट बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे सकती। उनके क्या बोलने से डर है। सदन में सब बोलेंगे, लांछन लगाएंगे, लेकिन जिसके खिलाफ आरोप हैं और जिसको सदन से निकाला जा रहा है वो नहीं बोल सकती। ये कैसा न्याय है। वहीं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा की संसद मेंबरशिप रद्द करना सरासर तानाशाही है। ये सरकार अपने गालिबा सांसद से कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन एक बोलने वाली महिला से इतना डरती है कि तमाम तिकड़म लगाकर उसकी आवाज दबाने की साजिश करती है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता को लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोग खुद के कार्यों में लगे। अखिलेश ने कहा कि जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाएं तो शायद उनका 1-2 सांसद विधायक की सदन में बचे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक टाले जाने के बाद अब गठबंधन की आगामी बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच हो सकती है। इस बैठक का टॉप एजेंडा सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाना होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी है। हालांकि बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह जरूर साफ किया गया था कि गठबंधन की बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। इंडिया गठबंधन के दल राज्यों में सीट बंटवारे पर तेजी से फैसला लेने का दबाव डाल रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को प्रचार करने और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम तय करने में बीजेपी मुश्किल में है। चुनाव नतीजे आने के 5 दिन बाद भी बीजेपी इन राज्यों में सीएम पद तय नहीं कर पाई है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेकर काम भी शुरू कर दिया है।
तीनों राज्यों में सीएम के नाम घोषित करने के भारी दबाव का सामना कर रही बीजेपी ने अब 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। यानी रविवार को जीते गए 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के चयन में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 9 पर्यवेक्षक मदद करेंगे। पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को राजस्थान भेजा जाएगा। राजस्थान में सीएम पद को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक बेंच 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर सुनवाई करेगी। बता दें, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई और कहा गया कि जिस तरह से ये अनुच्छेद निरस्त किया गया वो संवैधानिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इसी पर फैसला देगी कि क्या यह फैसला संवैधानिक रूप से वैध था। 5 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को फिसलकर गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसीआर अर्रावली स्थित अपने फार्म हाउस में थे। फिसलकर गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। पूर्व मुख्यमंत्री को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर केसीआर की बेटी और पूर्व सांसद कविता कल्वाकुंतला ने शुक्रवार को एक्स पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखभाल में है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनके पिता पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को नई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए बताया है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया है। लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर जीडीपी के आंकड़े रहे और वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 की जगह अब 7% कर दिया गया है। वहीं खुदरा महंगाई दर का अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 5.4% रखा गया है। जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM के नेता लाल दोहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आइजोल में राजभवन परिसर में हुए समारोह के दौरान लाल दोहोमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा है और राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बाकी मंत्रियों का चयन भी आने वाले दिनों में होगा। ZPM ने 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में 40 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के हित में काम करते हैं और उन पर भारतीय लोगों के खिलाफ फैसला लेने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता और न ही मजबूर किया जा सकता है। रूस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर RT ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पुतिन एक मंच पर बैठे हुए हैं और भारतीय पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। 40 सेकेंड के वीडियो में पुतिन कहते हैं, रूस और भारत के संबंध लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी मुख्य वजह प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के हित के खिलाफ, भारतीय लोगों के खिलाफ फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। मैं जानता हूं उन पर दबाव है। वैसे हमने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की है। मैं बस बाहर ये देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं कि जिस तरह से वो भारतीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सख्त रुख अपनाते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।